नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरओ के लिए एक नोटिस जारी हो गया है। कल एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के दूसरे या पहले हफ्ते में निकलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, पेपर जो है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक का आरओ का पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं और जो कैलेंडर में यूपी पीसीएस का एक एनालिसिस कर पा रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर 7 8 तारीख तक अगर नोटिफिकेशन जारी होता है अक्टूबर में, तो आफ्टर 2 मंथ या बहुत से बहुत 3 महीने के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर ये प्री का पेपर हो जाएगा। यानी कि किसी भी हालत में दिसंबर में या जनवरी के अंदर आपको आरओ 2023 प्री का पेपर आपको कंडक्ट हो जाएगा। तो आज से भी अगर कैलकुलेट करते हैं, आज अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीने का कम से कम आपको समय है। तो 4 महीने के अंदर आप तैयारी ढंग से कर सकते हैं। कम से कम प्री की तैयारी तो आप ठीक से कर ही सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे कि 181 सीट्स अभी दिखाई गई हैं। तो अभी तक की 181 है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है इसके अंदर, ऐसा कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, काफी दिनों बाद पेपर आ रहा है, ठीक से तैयारी कर लीजिए। चुनाव का साल है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें यह रहता है कि जब भी चुनाव का साल आता है तो कमीशन जो है ज्यादा सीट्स निकालता है। ऐसा यूपी में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी हर बार 100% तो नहीं होता, लेकिन संभावना बहुत रहती है कि जब चुनाव से समय आपको ज्यादा सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो 181 आपको दिख रही हैं, ये बढ़ती हुई दिखाई देंगी आपको। ठीक है, तो 4 महीने का समय है, तैयारी ढंग से कर लीजिएगा। अब नोटिस आ गया, इसका मतलब नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अब नहीं आएगा, अब ये कंफर्म हो गया कि ये अब एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए आप देखेंगे कि जो 2 तरह के पेपर होते हैं। जीएस का पेपर 40 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। हिंदी का जो है आप देखोगे ट्रैक के जो भी 7-8 टॉपिक हैं उसके अंदर, ठीक है, वो टॉपिक अगर एज इट इज आप ढंग से पढ़ लो किसी भी एक किताब से, हरदेव बहारी, पीएन पांडे, ठीक है, किसी एक किताब से ठीक से पढ़ लोगे तो हिंदी कवर हो जाती है। बहुत ज्यादा आपको 50 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई एक किताब पढ़िएगा, पीएन पांडे, पृथ्वीराज पांडे, वही पढ़ लीजिएगा, ठीक से पढ़िएगा। हिंदी में स्कोर कम से कम 50 से ऊपर तो करना पड़ेगा आपको। बस 60 क्वेश्चन आएंगे तो 50 से ऊपर सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका हिंदी बहुत मजबूत होता है वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं हिंदी के अंदर। तो ऐसा मत करिएगा कि 60 में से आपके 30-40 राइट हो रहे हैं, क्योंकि 30-40 अगर राइट होंगे तो आप ऑलरेडी 20-30 क्वेश्चंस का आप एक डिसएडवांटेज आपको मिल जाएगा। तो फिर जीएस में आप उतना स्कोर बढ़ा नहीं पाओगे। हिंदी में बढ़ाना आसान है, जीएस में 20-30 क्वेश्चंस की लीड को खत्म करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, इसलिए हिंदी को ठीक से पढ़ के जाइएगा। कम से कम अपने आप को 50 क्वेश्चन के आसपास रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी हिंदी नॉर्मल है या कमजोर है तो किसी भी तरह से आप 50 को टारगेट लेके चलिएगा। इसके अंदर टॉपिक ज्यादा है नहीं, तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। ज्यादा बहुत समझने वाली बातें नहीं है इसके अंदर, सिर्फ याद करने और प्रैक्टिस करने की बात है। तो ठीक से अभी से पढ़ेंगे, 4 महीने के समय आप कर ले जाओगे। इसके अंदर जीएस की बात ध्यान करते हैं, तो जीएस में बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर हैं। एक तरह से समझिए 140 क्वेश्चन आएंगे, वो पूरे के पूरे हर टॉपिक से आते हैं इसके अंदर। तो वैसे तो मैं कहूंगा कि आप जो है वो सब कुछ पढ़ के जाओ, ढंग से पढ़ के जाओ, पूरा कंप्लीट करके जाओ। लेकिन फिर भी मैंने एक एनालिसिस की हुई है इसके अंदर, ये बड़ा अच्छा सा मैंने बनाया कि पिछले 10-12 सालों के अंदर आरओ के अंदर जितने भी टॉपिक्स आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनी है या कितने क्वेश्चन आए हैं और भविष्य में आ सकते हैं, वैसा मैंने कुछ एक एनालिसिस किया है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, इसमें पॉसिबिलिटी लग रही है। तो पिछले 10 साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड सन 2010 के बाद से मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो पहले फटाफट आपको दिखा देता हूं कि किस टॉपिक को आप ज्यादा तवज्जो दोगे। वैसे मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपको पढ़ना पूरा है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि इस बार का सवाल नहीं, अभी 10 साल सवाल नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, इस तरह नहीं। लेकिन फिर भी अगर 4 महीने में अगर अपनी स्ट्रेटजी बनानी भी है तो कुछ टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलिएगा, जिनमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिख रही होंगी, संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी एग्जाम क्रैक करने को लेकर। पहले फटाफट खत्म करते हैं इसके अंदर कि जैसे प्राचीन भारत की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में 2 सवाल आए, बहुत ज्यादा नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री से। लेकिन बौद्ध, जैन, भागवत धर्म से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये टॉपिक जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म से टॉपिक्स ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है,
800 से लेकर 1200 ईस्वी तक की जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है 6 सवाल पूछे गए हैं। विविध तो एक ही है। मौर्य और मौर्योत्तर काल 15 सवाल, गुप्त और गुप्तर काल 11 सवाल। ठीक है, आप ये देखो कि ये दो टॉपिक, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तर काल, और आपका बौद्ध जन्म। अगर आप प्राचीन इतिहास में इन 3 टॉपिक को ही ज्यादा फोकस कर दो तो आप देखोगे कि आपका ठीक ठाक सा तैयार होता दिखाई देगा। कि मान लो अगर 4 सवाल अगर आते हैं, लेट्स सपोज 5 सवाल अगर आ रहे हैं प्राचीन भारत से, तो अगर आप इस 3 टॉपिक से आप अगर सही कैलकुलेशन रहा तो 3-4 सवाल आप राइट कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक स्ट्रैटेजी, एक सही स्मार्ट स्ट्रैटेजी करो। ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा अंदर। ठीक है, फिर से करते हैं। वैदिक सभ्यता 5 सवाल, सूत्रकाल महाकाव्य काल 3 सवाल। ठीक है, अच्छा अब मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, एक में 13 सवाल आ रहे हैं, 16 सवाल आ रहे हैं, दोनों में बहुत पॉसिबिलिटी। अगर दो ही टॉपिक आप ढंग से कर लो, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पढ़ लो, तो भी ठीक ठाक सा आप कर ले जाओगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी कुछ हल्के वाले हैं, जैसे कि आपका भक्ति आंदोलन 5 सवाल है, मराठा 3 है, बहमानी विजयनगर साम्राज्य 1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहले इनको फोकस कर देना है आपको, और समय मिले तो बाकी वाले में फोकस करो, क्योंकि हिस्ट्री ज्यादा लंबी होती, बड़ी ज्यादा होती है, खत्म करने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ाई कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। जो आपका टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा और जो नंबर्स का रिटर्न होगा उसको ठीक से आप बैलेंस कर पाओगे। ये नहीं कि समय ज्यादा लगा रहे हो और रिटर्न कम मिल रहा है, वो चीज नहीं रहेगी। सिर्फ 2 टॉपिक से एक साथ भी आप मध्यकालीन भारत को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो उसके अंदर। मतलब अगर मान लो वहां पर 5 सवाल आते हैं, तो अगर 2 टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो मुझे लगता है कि 3 से 4 सवाल आप कर ले जाओगे इसके अंदर। ठीक है, आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ 6 सवाल, प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम 13 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 पर जो भी 10 से ऊपर होगा मैं मानूंगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समाचार पत्र पत्रिका 4, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन 65। तो आपको प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग ये 13 हो गया, और स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन 65, ये आपने इंपॉर्टेंट है। विविध को छोड़ देते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजातीय, निम्न जाति मजदूर 5 सवाल, 1857 का विद्रोह और 9वीं शताब्दी का जन आंदोलन 4 सवाल। तो यहां पर आप देखिए 2 चीजें, प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग 13 और स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन 65। इन 2 चीजों को भी अगर ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो भी आपकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन जाती है। पढ़ना सब कुछ है, बट कहां पर ज्यादा फोकस करना है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाए, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए भारत में भूगोल की बात करते हैं। यहां पे थोड़ा ज्यादा है। भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल 51, मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि 31। ठीक है, खनिज, शक्ति संसाधन और उद्योग और व्यापार 42, यानी इन 3, परिवहन 11। ये चारों टॉपिक जो आप देख रहे हो, यानी इंडियन ज्योग्राफी से ये चारों टॉपिक जो हैं, चाहे अगर फिजिकल ज्योग्राफी हो या ड्रेनेज सिस्टम हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, मॉनसून हो, फॉरेस्ट हो, सॉइल हो, इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स है, ठीक है, ट्रेड है, ये सब आप टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब फैक्चुअल सवाल है, बहुत फैक्चुअल आता है। भारत के भूगोल से सवाल ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं रहेंगे, सिर्फ फैक्चुअल सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सब और ये सब देख रहे हो जितने भी टॉपिक हैं, ये सब बड़े फैक्चुअल पोर्शन कवर करते हैं। तो ठीक से पढ़ के जाइएगा, ठीक से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व के भूगोल की बात करते हैं, वायुमंडल 4 सवाल आ रहे हैं, आर्थिक भूगोल 35 आ रहे हैं। ठीक है, मानव भूगोल और मानचित्र वाली 18 आ गए। तो 2 टॉपिक को कर लीजिए, आर्थिक भूगोल और मानव। ब्रह्मांड और सौरमंडल 8, स्थल मंडल 15। ठीक है, तो आप यहां पे देखो कि भारत का भूगोल ज्यादा तवज्जो दे रहा है। पीसीएस में और आरओ में यहां पर आप एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पीसीएस में ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा ध्यान दी जाती है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा पोर्शन कवर कर रहा है। तो आपका फोकस ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी होना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि भारत के भूगोल में भी, विश्व के भूगोल में भी ज्यादा सवाल नहीं आ रहे, सिर्फ आर्थिक भूगोल में 35 आए, बाकी में कंपेयर टू इंडियन ज्योग्राफी कम आ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि मुझे भारत का भूगोल अच्छे तरीके से तैयार करना है, मैप पे लगा के तैयार करना है इसके अंदर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, तो मुझे पूरी संभावना है कि 12 से 15 सवाल जो हैं वो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी चीजें करनी है। स्थल मंडल 15 हो गए, जल मंडल 10 हो गए, और बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या और नगरीकरण 74। जनसंख्या और नगरीकरण 70। देखिए 2011 का सेंसस ही हम लोग करते हैं, क्योंकि 11 के बाद सेंसस हुआ नहीं है, जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पर है कि जनगणना से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, 74 सवाल देख रहे हो आते हैं, बट दिक्कत यह भी है कि इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। पिछले 10 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लगातार छोटे मोटे जो आसान सवाल थे वो पूछे जा चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि चीजें मुश्किल ही होती जा रही हैं,
और यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा मेहनत हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे बट उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब जैसे कि मुझे याद है कि सवाल एक बार ऐसे आते हैं कि मान लीजिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की है, यूपी नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि फर्स्ट आदमी, उनको पता है कि कोई स्टूडेंट है वो फर्स्ट खाली जो पहले पोजीशन पे होगा उसको याद करेंगे, या कुछ ज्यादा स्मार्ट होंगे वो सेकंड वाला भी याद कर लेंगे, बस इससे ज्यादा की उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो पूछते ही वो है तीसरे चौथे पांचवे को छठे को लेकर, बोले इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखे हुए है, ठीक है। तो आप अगर नगरीकरण करेंगे तो फर्स्ट को तो आप पढ़िएगा, लेकिन बाद वाले का तो मैं टॉप 5 या कम से कम टॉप 3 तो आप ठीक से पढ़ के जाइएगा। किसी भी चाहे जनगणना हो, जनगणना ग्रोथ हो या कुछ भी टॉपिक हो, सिर्फ टॉप वाले को मत पढ़िएगा, टॉप 3 को पढ़ के जाइएगा। इससे संभावना आपके नगरीकरण में सवाल राइट होने की संभावना बढ़ जाएगी। फैक्चुअल रहेगा, बहुत ही प्रिसाइज डेटा रहेगा। ग्रोथ रेट पूछेगा तो आपको ग्रोथ रेट का भी बहुत प्रिसाइसली आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लो 0.47 है तो 0.47 ही याद रखना है। कोई इस तरह मैंने 0.4 कर लिया, अभी पता लगा आपने खाली 0.4 पढ़ के गए हैं, वहां ऑप्शन आ गया 0.41, 0.42, 0.47, अब आप कंफ्यूज हो गए, सब में 0.4 तो आ ही रहा है इसके अंदर। तो चूंकि ये आरओ का पेपर है, फैक्चुअल पेपर रहेगा, फैक्चुअल चीजें ज्यादा ढंग से पढ़ के जाइएगा, ज्यादा ढंग से पढ़ के जाइएगा। बहुत सारे सवाल बहुत ही फैक्चुअल रहेंगे इसके अंदर और बहुत ही क्लोज ऑप्शंस रहेंगे जहां पर कंफ्यूज होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, क्योंकि आरओ का पेपर, देखिए आरओ एक बाबू ही तो है, आरओ एक बाबू है, ऑफिसर नहीं है। जहां पर डिसीजन लिया जाए, पीसीएस या आईएएस में एक ऑफिसर बन जाता है तो वहां पर डिसीजन मेकिंग होती है, तो वहां पर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि वहां पे हमें ऐसे लोग चाहिए जो फैसले कर सके, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। लेकिन जब पेपर छोटा होता है, आरओ टाइप के पेपर, आरओ में आप ठीक है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पावरफुल नौकरी है, बट है तो वो बाबू ही ना। तो बाबू से आप डिसीजन मेकर वाली जो क्वालिटी वो नहीं उम्मीद करते। वो उसका मतलब होता है भाई जितना बता दीजिए गया उतना मान ले, उतना रट लो। तो वैसे टू द पॉइंट वाला बंदा चाहिए, ज्यादा दिमाग ना लगाए। 0.47 है तो 0.47 ही है, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल पे नहीं आना है, ज्यादा फैक्चुअल पे रहना है। और अगर आप फैक्चुअल पे रहोगे तो बेहतर कर पाओगे। ये ही एक मेजर फर्क है पीसीएस और आरओ के बीच में, ठीक है। पढ़ाई दोनों की सेम रहती है, बस थोड़ा सा फर्क जानना जरूरी है इन चीजों को। पॉलिटी की बात करते हैं तो आप पॉलिटी के शुरू में जो 4 टॉपिक हैं सबसे इंपॉर्टेंट वही हैं। आपका प्रीएम्बल हो गया, आपका जो संघ राज्य क्षेत्र हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया और डीपीएसपी। ये शुरू के जो 4-5 टॉपिक हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। 19 सवाल अच्छे में से आ गए, ठीक है। तो शुरू के 4-5 टॉपिक जो आपके चैप्टर्स हैं उनको ढंग से पढ़ के जाइएगा। फिर संसदीय व्यवस्था, केंद्र सरकार 4 हो गया, राज्य सरकार 3 हो गया, न्यायपालिका 1 हो गया, संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग अन्य आयोग 2 हो गया। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, 12 है इसके अंदर क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान संशोधन 12 हो गया और भारत की संवैधानिक विकास 9 हो गया, न्याय व्यवस्था 6 हो गया, केंद्र राज्य संबंध जम्मू कश्मीर 4 हो गया, विधानमंडल मंत्री परिषद 7 हो गया, निर्वाचन आयोग राज्य परिषद 2 हो गया, केंद्र राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य 6 हो गया, संघ एवं राज्य के और आपात 13 हो गया। तो आप देखिए पॉलिटी से भी अच्छे सवाल आते हैं, तो आप ठीक से देख लीजिएगा। वैसे तो पूरा पढ़ना है पॉलिटी को, पॉलिटी बहुत ज्यादा समय लेती नहीं है, ढंग से पढ़ के जाएंगे हो जाएगा। लेकिन उसमें भी शुरू के 4 टॉपिक ये 4 टॉपिक, ये 5 टॉपिक ये और आपका पंचायती राज, ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको ज्यादा टारगेट करके जाइएगा। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, इसमें ज्यादा सवाल आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पीसीएस और आरओ के बीच में फर्क जो आता है वो इंडियन ज्योग्राफी का आता है, जो देखने में, जो कि ज्यादा आरओ में इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जा रही है। और यहां पर देखो कि इकोनॉमी भी ज्यादा पूछी जा रही है एज कंपेयर टू पीसीएस। पीसीएस में कॉन्सेप्चुअल जो आपका इकोनॉमी होती है वो थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है या थोड़ी सी अलग तरह से है। यहां पर आप देखोगे ज्यादा जा रहा है क्या, आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय बजट 17, कृषि उद्योग व्यापार 14, मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध 20, विकासशाली और विकसित अर्थव्यवस्था 8, भारत का विदेशी व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार 11, गरीबी और बेरोजगारी 5। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा आपको इकोनॉमी को भी ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या कि जो लोग पीसीएस तैयारी करते हैं वो इकोनॉमी थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं, क्योंकि पीसीएस प्री में इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं आती है और पीसीएस के स्टूडेंट्स को इकोनॉमी पढ़ने की इतनी आदत भी नहीं होती है, वो हल्का फुल्का पढ़ते हैं, जितना वो हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ते हैं उस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आरओ के अंदर आप देख रहे हो कि इकोनॉमी आ रही है, अच्छे खास सवाल इसके अंदर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इकोनॉमी को ठीक से समझिएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी ये 2 बहुत डिसाइसिव रहेंगे,
ठीक है, हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी फंसे रहते हैं, लेकिन आप देखो कि एक माइन्यूट फर्क देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे माइन्यूट छोटा सा फर्क देखने को मिल रहा है, और ये फर्क ही बहुत मैटर कर जाता है। क्योंकि अगर आपने ठीक से पढ़ लिया और वहां पे 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा राइट हो गए तो प्री निकल जाएगा आपको। तो बहुत आपके सफलता में बहुत गैप नहीं है, बस छोटी बहुत चीजें एडजस्टमेंट करनी है कि अगर हमने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा ठीक से पढ़ लिया और हमारे 10-12 सवाल एक्स्ट्रा सही हो गए, आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है, विज्ञान की बात करते हैं तो साइंस ज्यादा नहीं आती, ये भी एक फर्क है। यूपी पीसीएस के अंदर साइंस ज्यादा आती है, 20 से 25 सवाल आते हैं, खासकर बायोलॉजी ज्यादा आती है। ठीक है, लेकिन अब देख लो कि ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बायो, ज्यादा 3 से 5, 3 से 4, 3 से 5 ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। तो साइंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी पहले नंबर पे करना है इनको, फिर आपके पॉलिटी और हिस्ट्री आ गया। समझ रहे ना, साइंस ज्यादा नहीं आ रहा है। साइंस अगर छोड़ छाड़ भी दोगे और जो अपनी बेसिक नॉलेज है उससे बढ़ के जाओगे तो भी हो जाएगा इसके अंदर आपका। ठीक है, कंप्यूटर्स के 3 से 4 सवाल आएंगे, पर्यावरण एनवायरमेंट से 6-7 है, ज्यादा सवाल नहीं आ रहे। ठीक, हल्के फुल्के ही आ रहे हैं। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान 12, अब यूपी स्पेशल है, 12 से 15 सवाल है, यूपी से सवाल आ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि आपका जो आ रहा है कहते हैं रीजनिंग, 12-13 सवाल आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, समसामयिक करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा 20-22 हो गया, और विविध में आके 18-20 सवाल आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हो रहा है कि चीजों को समझना है। देखिए, पढ़ना सब कुछ होता है, बट कहां फोकस करें, क्योंकि जर्नलाइज होकर पढ़ते हो तो दिक्कत आती है। ठीक है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा एफर्ट पेपर के अकॉर्डिंग कौन सा एग्जाम हम दे रहे हैं और उसमें क्या कुछ खासियत हो रही है, क्योंकि हर एग्जाम अलग होता है। हर एग्जाम अलग होता है, कहने को सिलेबस वही है, एग्जाम अलग है। हर एग्जाम में उस पोस्ट के हिसाब से क्वेश्चन सेट होते हैं। पीसीएस आईएएस में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल इसलिए ही होता है क्योंकि वहां उस पद के लिए वैसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है कि डिसीजन मेकर हो। डिसीजन कौन करेगा, इसके बाद और कर पाएगा जिसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। आरओ में कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए इतना ज्यादा, क्यों? क्योंकि जिस जो पद है वो पद में रिक्वायरमेंट ऐसी है कि यार भैया ठीक है, सीनियर ने तुम्हें ऑर्डर दे दिया, तुम बैठ के अपना बस ऑर्डर फॉलो करो, तुम्हें दुनिया की चिंता नहीं करनी है आपको, इसलिए फैक्चुअल दे दिया बस। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। बाकी आप कर लीजिएगा। वैसे मैं आरओ पीसीएस में सफलता अगर आप जैसे फैमिली है, अब कुछ लोग फैमिली की जो, अब मुझे पता है आरओ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, जब आदमी फ्रेशर होता है ना, सबसे पहले वो आईएएस के पीछे भागता है, आईएएस के पीछे भागेगा, फिर थोड़ा सा उसमें पीसीएस के पीछे भागेगा। ठीक है, लेकिन आरओ में बहुत बड़ी तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की होती है जो 30+ वाले होते हैं। ठीक है, मैरिड भी हो जाते हैं, फैमिली भी होती है उनकी। ठीक है, फैमिली है, कहाँ पे सबकी जिम्मेदारी है, और वो आरओ को टारगेट करते हैं। उनको समझ में आता है, क्योंकि शुरू में तो जब मुझे याद है कि जब आप 20-21-22 साल के होते हो तो आप आरओ के बारे में जानते भी नहीं हो। आप अमूमन ये सब पोस्ट बाद में पता लगती है, आदमी उसको बाद में कंसीडर करता है। पोस्ट अच्छी है, लेकिन किसी का सपना आरओ बनना ऐसा नहीं होता शुरुआत की 19 साल की 20 साल की उम्र में। वो सबसे पहले सोचता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं डीएम बन जाऊं, ये होता है। वो बाद में जब पता लगता है कि हाँ भाई वो नहीं हो पा रहा तो कम से कम ये कर लो। ठीक है, तो बहुत सी जिम्मेदारी आपके साथ हो रही होती है, लेकिन आप इस फैमिली के साथ, इस फैमिली की जिम्मेदारी के साथ आप तभी कर पाओगे जब आप सही प्रोसेस करोगे। आप मैं देखता हूं लोगों का अपना ही ईगो खत्म नहीं होता। 30 साल की उम्र हो गई है, थोड़ा कहीं किसी पद पे आ गए, किसी पोस्ट पे आ गए, अब ठीक है आपने कुछ भी करके तरक्की कर ली है, उसमें सफल भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपसे पेपर क्रैक नहीं हो रहा है तो आप इस रियलिटी को समझिए कि आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कारण है, जॉब में बिजी हैं, फैमिली में बिजी हैं, उतना डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो भैया अपना ही तरीके से चलेगा। वो क्योंकि आप कुछ हैं, उससे तो आप पेपर क्रैक नहीं होगा ना। उसके लिए आपको सही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको चीजों को रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आप लगातार इसको फॉलो करते हो, तब आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। सिर्फ ये कि आपने कुछ कर लिया, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और बस आप जाना चाहते हो, इससे कुछ नहीं होता। तो सही प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए देखिए आरओ और पीसीएस के लिए, अब देखिए चूंकि आरओ का पेपर मैंने कहा कि दिसंबर या जनवरी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मई में आपका पेपर पीसीएस का है, बहुत क्लोज है, सिलेबस बहुत क्लोज है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं कंबाइंड पैकेज लेकर आया हूं कि आरओ और पीसीएस प्री के लिए, आरओ और पीसीएस प्री के लिए एक जो पूरा कोर्स होगा जिसमें वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट और रिव्यू एनालिसिस वगैरह सब मिलेगा, जिसकी फीस मात्र 2,999 रुपए रखिए, मात्र 2,999 रखिए। इसका 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, आप आराम से इसको करिए। हर चीज जो मैंने जितना एनालिसिस बताया आपको, एक एक टॉपिक का एक वीडियो आपको दिया जाएगा जिससे कि आपकी तैयारी ढंग से हो जाए।
कुछ भी करना नहीं है, बस आपको एक फॉलो करना है और यकीन मानिए 4 महीना इज मोर देन सफिशिएंट जब आप पीसीएस आरओ प्री निकाल ले जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो अभी और ये चांस कह रहे हैं ये चांस मिस मत कीजिए, क्योंकि ये चांस आरओ हर साल पेपर नहीं आता, 2 से 3 साल में एक बार आरओ आता है, तो 2-3 साल में आ रहा है, तो अगर इस बार मिस हुआ तो फिर 2-3 साल के लिए आप लड़क जाओगे इसके अंदर। तो जो भी आपके लिए बेस्ट सुटेबल लगे आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ये मौका जो है मत जाने दीजिए। दिसंबर में, जनवरी में आरओ दीजिए, मई में आप पीसीएस दीजिए, भगवान चाहे कि दोनों में आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा और आपको मेंस देने का मौका लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।